Hello friends, I am Smita Tiwari and today we are continuing our video lecture series on commissions and our today's topic is State Election Commission. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, इवोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और बहुत सारी कमिटीज़ जिन्होंने इनके बारे में रिकमेंडेशंस दिए और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले आई बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 1957 में बनी थी और इनका जो मेन टास्क था वो रिकमेंड करना और बताना कि सीडीपी जो है उनका काम और एनईएस है उनका काम कैसे चल रहा है और ऐसा क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि इनका काम और अच्छा हो जाए। सीडीपी यहाँ पर मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनईएस मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और इन्होंने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब इन्होंने पंचायती राज के बारे में ही रिकमेंड किया है और इन्होंने रिकमेंड किया है 3 टियर सिस्टम के बारे में कि पंचायत राज का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 टियर। और जो 3 टियर सिस्टम है वो कैसा होगा, विलेज लेवल पे जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जो होगा वो होगी पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद। अब इसमें जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से होंगे, जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर इनडायरेक्ट चुनाव होगा, इनडायरेक्ट, और विलेज लेवल पे जो होगा वो होगा डायरेक्ट चुनाव। अब बात करेंगे हम अशोक मेहता कमेटी की। अशोक मेहता कमेटी जो है उसे 1977 में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने 132 रिकमेंडेशंस दी थी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इनका जो मेन रिकमेंडेशन था वो ये था कि 3 टियर सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टियर सिस्टम लाना चाहिए, जिसमें ज़िला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके नीचे होगी मंडल पंचायत, जिसमें विलेजेस का ग्रुप बना देंगे और एक विलेज में 15,000 से 20,000 लोग होंगे। और इन्होंने रिकमेंड किया कि जो पंचायत हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन पावर देना चाहिए, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में भी बोला कि इसकी एससीज़ और एसटीज़ की उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सरकार गिर गई थी, इसलिए ये बात यहीं रह गई। फिर उसके बाद आती है जीवी के राव कमेटी। ये कमेटी आई थी 1985 में और इस कमेटी की खास बात यह है कि इस कमेटी को सरकार ने नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन ने इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने बोला था कि लोअर लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर असाइन करना चाहिए और कुछ ऐसे फंक्शंस जो स्टेट कर रही है वो इन्हें देना चाहिए। जो लोअर लेवल की जो यूनिट्स हैं उन्हें ये फंक्शन मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल पावर, ताकि ये एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल सकें। और इन्होंने एक डीडीसी की पोस्ट की रिकमेंडेशन की थी कि ये पोस्ट बननी चाहिए और इन्होंने एक जो मेन सजेशन था वो था कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। कई स्टेट्स इलेक्शन करवाते ही नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 6 महीने में तो इलेक्शन होने ही चाहिए अगर नहीं हो पाते किसी कारणवश तो। फिर उसके बाद आती है LM सिंघवी कमेटी। ये 1986 में बनी थी, इसे राजीव गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इन्होंने बोला था कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड होना चाहिए पंचायत राज के लिए, न्यू चैप्टर ऐड होना चाहिए। विलेजेस के लिए न्याय पंचायत बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स मिलने चाहिए और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाने की सलाह दी थी इन्होंने। उसके बाद आती है थंगन कमेटी 1988 में और उसके जस्ट बाद आती है गडकिल कमेटी। थंगन कमेटी ने भी कोई नई बात नहीं करी थी, इन्होंने भी यही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो एक नया रिकमेंडेशन दिया था वो ये था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन थंगन कमेटी ने किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है गडकिल कमेटी। गडकिल कमेटी ने भी कुछ खास नहीं, जो इसने दिया था थंगन कमेटी ने वही इन्होंने भी दिया था, इसका कुछ नया नहीं है। तो ये तो बात थी कमिटीज़ के रिकमेंडेशन की। तो फिर अब हम देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कैसे। तो सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई थी 1989 में, जो कि लोकसभा से पास भी हो गया था लेकिन ये राज्यसभा में डिफीट हो गया था, इसलिए उस समय पर ये आ नहीं पाया था। फिर उसके बाद 1990 में वापस से नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो कि वीपी सिंह की थी,
वो फिर से एक बार लेकर आती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 1990 में, लेकिन ये भी कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि सरकार गिर जाती है। लेकिन फाइनली 1992 में नरसिम्हा राव सरकार जब आती है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वो लेकर आती है, वो पास हो जाता है और आखिरकार पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। और ये फोर्स में कब आया, ये डेट आपको याद रखनी है, जो कि है 24 अप्रैल 1993। ये कई बार MPPSC की प्री में आया हुआ है। अब देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है। इन्होंने 3 टियर सिस्टम रिकमेंड किया है, इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बोली है, इन्होंने सिर्फ SCs और ST के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी है बल्कि वुमेंस के लिए भी दी है कि जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 1/3 वुमेंस को मिलना चाहिए। इसमें SCs और ST भी इंक्लूड है, अगर कोई वुमेन SC ST की है तो वो उनकी सीट भी इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने ड्यूरेशन बताई है कि पंचायत की ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 5 इयर्स होना चाहिए, ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिकमेंड किए। और अगर किसी को वोट देना है पंचायत में तो उसको 21 इयर्स का होना ज़रूरी है। और इन्होंने रिकमेंड किया है पंचायत को विलेज, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हम देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ का कि म्यूनसिपैलिटीज़ का इवोल्यूशन कैसे होता है। म्यूनसिपैलिटीज़ के इवोल्यूशन में भी राजीव गांधी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई थी जो कि था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 में, लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया था राज्यसभा से। लोकसभा से पास हो गया था बट राज्यसभा में डिफीट हो गया था ये बिल। और फाइनली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेकर आई थी और ये पास हो जाता है। पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 74th। और इन्होंने एक संविधान में नया पार्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो था कि पार्ट 9A। पंचायत के लिए पार्ट 9 था और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए पार्ट 9A। और म्यूनसिपैलिटीज़ में जो बात हुई है संविधान में वो हुई है आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। और इन्होंने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और संविधान में 12th शेड्यूल भी इन्होंने ऐड करवाया जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स थे। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, नगर पंचायत होगी, म्यूनसिपल काउंसिल होगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए है, म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए, और नगर पंचायत उन एरियाज़ में है जो कि अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, रूरल से अर्बन के लिए। अब हम देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो मेन टास्क होता है वो होता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कंडक्ट करवाना। इसीलिए हमने सबसे पहले इवोल्यूशन देख लिया पंचायत का और म्यूनसिपैलिटीज़ का, क्योंकि आजकल सिर्फ ये करने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है, हमें डिटेल नॉलेज होना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के बात करता है इलेक्शन टू पंचायत की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है गवर्नर। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 Feb 1994 का। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 और 65 ईयर्स होता है, इसमें से जो पहले आ जाए। तो हमारे मध्य प्रदेश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कौन थे? वो थे LB लोहानी जी। अभी करंट में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। अब हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की, क्योंकि वो पंचायत का और म्यूनसिपैलिटीज़ का चुनाव कराती है। तो जो पंचायत हैं वो पार्ट 9 में है और म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो पार्ट 9A में हैं। और इन लोगों को अलग अलग आर्टिकल्स असाइन किए गए हैं। जैसे पंचायत को जो आर्टिकल्स दिए हैं वो 243 टू आर्टिकल 243O तक है, और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZT तक के लिए है। इसके लिए पंचायत के लिए 11th शेड्यूल है और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 12th शेड्यूल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।